हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। ये है आपका ओनली यूपीएससी का हिस्ट्री का क्लास। इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसमें हमने समझ लिया था कि जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन था उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो द्वितीय पार्ट था उसको आपने देखा। और इसके अलावा हमने बात कर लिया था कि जो आपका 1935 का अधिनियम था उस पर भी हमने पूरी बातचीत कर ली थी। तो उससे आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे 1937 के जो प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए उनका क्या संदर्भ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ से सवाल सीधे सीधे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इस क्लास में हम पूरा यही समझेंगे कि क्या थे परिणाम इसके और इसका इम्पैक्ट किस प्रकार पड़ा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, आज़ादी में इसकी भूमिका क्या थी, ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं 1937 ईस्वी में जो प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। 1937 ईस्वी में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार बनाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि इस कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी, तो आप इसको याद रखेंगे 8 प्रांतों में। सबसे पहली बात जो याद करने वाली है कि प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव कब हुए, तो कई बार कन्फ्यूज करता है 1936 दे देगा, 1935 दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। 1937 में हुए थे चुनाव और 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिपरिषद ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में इस्तीफा दिया और देश में आपातकाल लगाया गया। यानी कि आप जानते हैं कि जो है 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और इस विश्व युद्ध में इंग्लिश सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीय नेताओं को कॉन्फिडेंस में लिए, बिना उनसे कोई बातचीत किए सीधे सीधे भारत को उसमें शामिल करवा दिया, जबकि भारत का उसमें कोई अपना इंटरेस्ट नहीं था। लड़ तो यूरोप की शक्तियां रही थी, लेकिन चूंकि अंग्रेज़ों को भारतीयों से मदद चाहिए था इसलिए उन्होंने भारतीयों को भी इसमें शामिल कर दिया और इससे भारत के जो कांग्रेस के नेता हैं वो नाराज़ हुए और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद में देश में आपातकाल लगा दिया गया, ठीक है ना। आगे देखेंगे 15 नवंबर 1939 ईस्वी को प्रांतीय मंत्रिमंडल के इस्तीफे के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। अब यहाँ पर एक चीज़ आप बहुत ही क्लियरली समझ सकते हैं कि ये जो कंडीशन है एट दिस पॉइंट जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस से उनमें डिस्प्यूट एकदम खुलकर सामने आ गए थे। आप देख सकते हैं कि मुक्ति दिवस लोग मना रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे कि कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, सरकारें चली गई और वो एक तरीके से इसको मुक्ति दिवस के रूप में मना रहे थे। और 15 नवंबर 1939 को, ये डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। तो इस्तीफा कब हुआ था? 15 नवंबर 1939 को, और मुक्ति दिवस मनाया 22 दिसंबर 1939 को। किसने? मुस्लिम लीग ने मनाया था। आगे देखेंगे 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। आप जानते हैं कि वो विवाद हो गया था जिसमें पट्टाभी सीतारमैया और इसके अलावा गांधी जी और इन सब की भागीदारी थी। उसमें एक जो है जो त्रिपुरी विवाद एक सामने खुल करके आया था। गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा करना चाहते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस उनके सामने खड़े हो गए और वो जीत भी गए। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और वो छोड़ करके चले गए, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक अलग से बना लिया। तो ये घटना 1939 की है और त्रिपुरी संकट इसको कहा जाता है, ठीक है ना। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किया और विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने तथा जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने स्टार्ट किया था, क्योंकि जो दूसरा वाला सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो फ्लॉप हो रहा था, लोगों का मोटिवेशन कम हो रहा था, क्योंकि बीच में संवैधानिक सुधार का एक गाजर फेंका अंग्रेजों ने। उसके बाद में चुनाव हुए, चुनाव में कांग्रेस ने भाग लिया, जनता का भी थोड़ा सा मन रुष्ट हुआ कांग्रेस को लेकर कि अच्छा तुम सरकार बना रहे हो और हमसे आंदोलन करने को कह रहे हो। तो गांधी जी ने एक नई रणनीति बनाई कि व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे, और इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। हालांकि ये सत्याग्रह बहुत लंबा चल नहीं पाया, बाद में अंग्रेजों ने इन सबको गिरफ्तार कर लिया अलग अलग से, ठीक है ना। अब देखते हैं अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव आया 1940 ईस्वी में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त प्रस्ताव आया 1940 ईस्वी में और ये जब आया उस वक्त जो वायसराय था वो था
लॉर्ड लिथिनगो। तो 8 अगस्त 1940 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिथिनगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की। इसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और ये जो है कंफ्यूज भी करता है। तो 8 अगस्त 1940 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिथिनगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की। इस प्रस्ताव में युद्ध संबंधी विषयों पर विचार के लिए युद्ध परामर्श समिति के गठन का प्रस्ताव रखा गया, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि इस प्रस्ताव में युद्ध संबंधी विषयों पर विचार के लिए युद्ध परामर्श समिति के गठन का प्रस्ताव रखा गया। और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि अगस्त का महीना ही भारत में क्रांति का महीना कहा जाता है। आप आगे देखेंगे कि अगस्त के महीने में कई ऐसे आंदोलन भी आरंभ हुए इंडिया में, जो कि आप आगे देखेंगे। तो भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी में प्रतिनिधित्व देने के लिए इसके विस्तार की योजना सामने रखी गई। तो जो 8 अगस्त का अगस्त प्रस्ताव है, जिसको लॉर्ड लिथिनगो ने रखा था कांग्रेस कार्यकारिणी के समक्ष, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था कि वायसराय की जो कार्यकारिणी है उसमें भारतीयों को भी प्रेजेंटेशन मिले, उनका भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर हो, उनका प्रतिनिधित्व उनको मिले, और उसी विस्तार के लिए ये प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। अब एक थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी परीक्षा में सीधे सीधे पूछी जाएंगी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय कैप्टन मोहन सिंह को दिया जाता है। बात आप जानते हैं, आज़ाद हिंद फौज का नाम जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस आते हैं। बाबू सुभाष चंद्र बोस इससे जुड़े हुए थे, लेकिन इसकी स्थापना का जो श्रेय है वो कैप्टन मोहन सिंह को जाता है। जुलाई 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया, यानी कि सुप्रीम कमांडर बनाया गया। किसका? आज़ाद हिंद फौज का। सुभाष चंद्र बोस ने लक्ष्मीबाई के नाम पर रानी लक्ष्मी बाई झांसी रेजिमेंट महिलाओं के लिए स्थापित की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पीसीएस में कई बार पूछा भी गया है। रानी झांसी रेजिमेंट, और इसको स्थापित किया था सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज में महिलाओं को भर्ती करने के लिए। एक पूरा अलग से ब्रिगेड था महिलाओं का, जिसको रानी झांसी के नाम से रखा गया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 और ब्रिगेड का नाम था सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। अब यहाँ पर देखिए कि मतभेद जरूर थे, लेकिन मनभेद नहीं था। मतभेद थे, गांधी जी को लगता था कि हम लड़ाई विचारों से लड़ लेंगे, आंदोलन से लड़ लेंगे। वहीं सुभाष बाबू को ये लगता था कि नहीं, हमको इनसे फाइट करना पड़ेगा, ऐसे ही हमको आज़ादी नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि सुभाष उसके सबसे बड़े लीडर थे, लेकिन उन्होंने अपने साथ ही साथ नेहरू और गांधी के नाम से भी ब्रिगेड की रचना की, उसका गठन किया। 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में जो है आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई। कहाँ पर? सिंगापुर में। तो ये याद रखें कि सिंगापुर में ही 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी। और जापानीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं मदद कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस का। आज़ाद हिंद फौज की जो है गिरफ्तारी के बाद में सहगल ढिल्लो एवं शहनवाज खान आदि को लाल किले पर जो है इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। और ये जो मुकदमा था इसमें कई भारत के बड़े वकील, इसमें भूला भाई देसाई वगैरह थे, वो शामिल हुए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो यहाँ पर आपको नोट डाउन करनी चाहिए। उसके बाद देखेंगे 1940 में क्या होता है। पाकिस्तान की जो मांग है ना, वो स्पष्ट रूप से 1940 में देखने को मिलती है। तो 1940 में स्पष्ट, क्योंकि ये जो है अलगाव कहीं ना कहीं 1916 से देखने को मिल रहे थे, जब अलग इलेक्ट्रोल की मांग को कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया था। वहीं से 2 धारा में चीज़ें बट गई थी, लेकिन वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ी। और ये मतभेद जो है, जब जिन्ना अलग से अपना 14 सूत्री कार्यक्रम लेकर के आते हैं अगेंस्ट द नेहरू रिपोर्ट, तो वहाँ भी मतभेद सामने देखने को मिलते हैं। और धीरे धीरे करके 1940 में बात यहाँ तक आ गई कि हमें अलग पाकिस्तान बनाना है। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव सबसे पहले प्रसिद्ध शायर इकबाल ने 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में दिया था। तो ये एक चीज़ आप याद रखेंगे, जिसे नाम कई बार आता है चौधरी रहमत अली का। तो जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान है वो सबसे पहले निकल करके आता है शायर इकबाल की बातों में। और ये आता है कब? इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का 1930 ईस्वी में। मैंने बताया ना कि जो 14 सूत्री कार्यक्रम जिन्ना के थे, वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे थे कि अब जो है
अ, एक राह पर लाना आसान नहीं होगा मुस्लिम और हिंदू को, और वहीं से विभाजन की नींव पड़ गई। लेकिन जो पाकिस्तान नाम है ना, इसको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले रहमत अली ने दिया था, चौधरी रहमत अली ने दिया था, और बाद में जो है ये पागल हो गया था। अब आप कल्पना करिए कि जो खतरनाक आइडिया इसके दिमाग में आया था, उसके बाद में इसकी जब मृत्यु हुई तो ये पागल हो गया था, चौधरी रहमत अली। तो पाकिस्तान शब्द को किसने कॉइन किया था, तो ये थे चौधरी रहमत अली। लेकिन पाकिस्तान की अवधारणा को शुरुआत में रखने वाले कौन थे, अल्लामा इकबाल थे, ठीक है ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की। यानी कि पहली बार ऑफिशियली मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की, और ये डेट क्या था, 23 मार्च 1940। और अधिवेशन कौन सा था, लाहौर अधिवेशन था 23 मार्च 1940 को। और इसमें जिन्ना ने पहली बार पाकिस्तान की मांग की, यानी कि इंडिया के विभाजन की पहली बार बात कब हुई, 1940 में हुई, लाहौर अधिवेशन में हुई 23 मार्च 1940 को। तो ये आप याद रखेंगे, विभाजन संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 3 नाम आपको याद रखना है, इकबाल का, चौधरी रहमत अली का और मोहम्मद अली जिन्ना का। और इसके साथ साथ 23 मार्च 1940 लाहौर अधिवेशन, ये पाकिस्तान बनने के सबसे बुनियादी चीज़ हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। तो इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास में हम इससे आगे बात करेंगे, और जो है ये कारवां आपका ऐसे चलता रहेगा जब तक हम देश को आज़ाद नहीं करा लेते। हालांकि देश हमारा 47 में आज़ाद हो गया, लेकिन जब तक हम पढ़ाई में उसको एक बार आज़ाद नहीं करा लेते तब तक हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।